हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस को। तो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग डिस्कस जनरली तब करते हैं जब दो सॉल्यूशन हो और दो सॉल्यूशन के बीच में एक मेम्ब्रेन लगा हो। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ हो तब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इधर दो सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन लेफ़्ट साइड में होगा मेम्ब्रेन के और एक सॉल्यूशन राइट साइड में होगा मेम्ब्रेन के। तो दो सॉल्यूशन है। अब सपोज करें कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है। एक तरफ सॉल्ट मान लीजिए ज़्यादा डिजॉल्व है, एक तरफ सॉल्ट अगर कम डिजॉल्व है। तो अगर इधर अगर कम डिजॉल्व मान लेते हैं हम तो इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा और जिधर सॉल्ट ज़्यादा घुला हुआ है वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अब क्या है कि जैसे दो सॉल्यूशन है और एक दूसरे से सेपरेटेड है, बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका नाम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट दो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करता है, पास होने के लिए। वो दोनों साइड में से इधर आ सकता है या फिर इधर से इधर जा सकता है। तो सिर्फ अलाउ द पैसेज ऑफ किसका पैसेज अलाउ करता है, किसको पास होने के लिए अलाउ करता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। जैसे वाटर है तो वाटर के पार्टिकल्स को अलाउ करेगा बट सॉल्ट के पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगा। तो उसको बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। जैसे एनिमल ब्लैडर जो होता है वो नेचुरल है। तो है क्या कि एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा सोच के देखें अगर हम, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाटर ज़्यादा होगा और वाटर को ही पास होना है। सॉल्ट ज़्यादा हो या कम हो, सॉल्ट पे तो मतलब है नहीं ज़्यादा। यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, कुछ देर समझने के लिए थोड़ा ध्यान दें। तो इधर वाटर ज़्यादा है और इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब वाटर कॉन्सेंट्रेटेड में कम होगा। पास कौन हो सकता है? वाटर। और पास होगा क्योंकि दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है तो मेम्ब्रेन से ज़रूर पास होगा। तो जिधर ज़्यादा वाटर है उधर से कम वाटर की तरफ जाएगा, क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा हो या कम हो, सॉल्ट के अमाउंट से अभी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है हमको। समझने के लिए हम लोग बस इतना ध्यान में रखना चाहिए हमको कि वाटर किधर ज़्यादा है। क्यों वाटर पे ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ही तो पास हो सकता है। तो इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, तो इधर ही से पास होगा इधर। यानी कि हमेशा किधर से किधर पास होता है? डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। कौन पास होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू, ऐसे ही नहीं, थ्रू कैसे? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू SPM। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम पूछ लें कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ऐसे रखते हैं हम लोग दो सॉल्यूशन को। इस बार हम क्या किए कि इधर रख लिए प्योर वाटर, इधर प्योर वाटर है और इधर है सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरफ तो वाटर में सॉल्ट है ही नहीं, तो इधर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इधर का, इस साइड का क्या है? 0 है। और इधर का कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो होगा, सॉल्ट कुछ तो है इसमें। तो डाइल्यूट, अगर हम डाइल्यूट वाले कॉन्सेप्ट पर रिलेट करके सोचें इसको, इधर वाटर ज़्यादा है, इधर वाटर कम है, कंपेरेटिवली रेशियो वाइज कम है। हम यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, इधर वाटर कम है रेशियो वाइज। तो अगर इधर वाटर कम है और फ्लो वाटर को ही करना है, सॉल्वेंट ही फ्लो कर सकता है SPM के थ्रू, तो वाटर इधर से इधर आएगा।
मतलब प्योर वाटर किधर मूव करेगा, कॉन्सनट्रेटेड की तरफ। कॉन्सनट्रेटेड इधर है क्योंकि इधर सॉल्ट वाटर है, इसलिए कॉन्सनट्रेटेड। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर वाटर टू concentrated solution और from dilute to concentrated solution, that is called osmosis। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब डेफिनेशन में इसको मेंशन करना ही सही है, लेकिन ये भी अगर एक केस पूछा जाए बाय द वे तो हम समझना चाहिए कि वाटर जिधर ज़्यादा है उधर ही से कम की तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब इधर से वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा, ऐसे इधर वाटर इधर आएगा। अगर हमको रोकना है तो हम कैसे रोक सकते हैं? सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक पिस्टन लगा दी, यहाँ पे कुछ रख दिए और ऊपर से प्रेशर लगाए। तो ऊपर से जब हम प्रेशर लगाएंगे, या यहाँ भी कर सकते हैं यही चीज़, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दी। अब अगर यहाँ पे पिस्टन लगा के ऊपर से प्रेशर देने लगे तो प्रेशर इधर का बढ़ेगा। इधर का प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या करेगा कि इस वाटर मॉलिक्यूल जो इधर आ रहा है इधर, उसको आने से रोकेगा। तो प्रेशर बढ़ाते गए इसका मूवमेंट रुकते गया। एक टाइम ऐसा है कि मूवमेंट पूरा रुक गया, जस्ट स्टॉप कर गया, वो रुक गया। तो उसको रोकने के लिए, जस्ट स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर हमको एक्सटर्नल प्रेशर जितना लगाना पड़ा, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या हुआ? ऑस्मोसिस हुआ फ्लो ऑफ, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या होगा? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट टू concentrated solution थ्रू, ये लाइन जरूर लिखना, थ्रू SPM, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस तो हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर से प्रेशर लगाएंगे, इट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड, उसको अप्लाई करना पड़ेगा जस्ट टू प्रिवेंट द, उससे ज़्यादा नहीं अप्लाई करना, बस रोकना है, उससे ज़्यादा नहीं, जस्ट टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को जस्ट रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए जितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा अगर कि हम प्रेशर अगर रुक गया, रुकने के बाद प्रेशर को और बढ़ाते जाए, पाई के बराबर हो गया था वो, पाई से भी ज़्यादा प्रेशर अगर अप्लाई कर दिए, तो अगर प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा अप्लाई कर देंगे, रोकने से ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो अपोजिट फ्लो होने लगेगा। यहाँ भी फ्लो अगर हम प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिए, ज़्यादा लगा दिए, पाई जितना होना चाहिए था पाई से भी ज़्यादा लगा दिए, रोकने के लिए हमको पाई के बराबर चाहिए था, px जो होना रहना चाहिए था वो पाई के इक्वल रहना चाहिए था। लेकिन अगर इससे बढ़ा दिए, हम एक्सटर्नल को और बढ़ा दिए, तो अब क्या होगा कि जो फ्लो कर रहा था इधर, अब इधर नहीं, अपोजिट फ्लो होने लगेगा, मतलब सॉल्ट से ही प्योर वाटर की तरफ जाने लगेगा। तो इसको बोलेंगे फिर ऑस्मोसिस का अपोजिट होने लगा, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? इसको क्या बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ, इसको क्या बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट ही फ्लो करेगा, फिर वाटर ही पास होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपोजिट, इसमें डाइल्यूट से नहीं, फ्रॉम कॉन्सनट्रेटेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोई एक केस लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉन्सनट्रेटेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, और फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर वाटर। प्योर वाटर अगर हम लिख दिए, सॉल्यूशन लिख दिया मतलब इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, प्योर वाटर लिख दिया मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन। वेन, कब ऐसा होगा? वेन P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पाई solvent, flow of solvent molecules from concentrated to dilute solution when P external is greater than pi is called
रिवर्स ऑस्मोसिस, उसको आरओ बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसी प्रोसेस पे घर में जो लगा हुआ आरओ है वो काम भी करता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस का? तो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो यूज है वो अरब कंट्रीज में ज़्यादा होता है, अरब कंट्रीज में ज़्यादा होता है। उधर क्या है कि ऑयल ज़्यादा होता है बट वाटर का बहुत डिफिशियंसी है, तो क्या करते हैं ना वो लोग सी वाटर में से वाटर को निकालते हैं। तो इधर सपोज कर ले कि सी वाटर है, ये सी वाटर है। अब जनरली क्या होगा कि जब प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तब क्या होगा कि सी वाटर में सॉल्ट और वाटर दोनों है, तो इसमें सॉल्ट वाटर कुछ होगा, इसमें तो सिर्फ वाटर है, तो वाटर का रेशियो ज़्यादा है, फ्लो वाटर को ही करना है, तो जिधर ज़्यादा रेशियो है वाटर का उधर से वाटर फ्लो करके इधर जाता है। लेकिन अब जब हम प्रेशर बाहर, तब तो ऑस्मोसिस हो रहा है, नॉर्मल केस में ऑस्मोसिस हो रहा है, लेकिन जब हम प्रेशर अप्लाई कर दिए बाहर से तो जाके एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगा पाई के बराबर। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किए तो सी वाटर में से ही वाटर निकल के प्योर वाटर में जाने लगेगा, तो सी वाटर से प्योर वाटर बनने लगेगा, तो सी वाटर में से सॉल्ट अलग हो जाएगा और प्योर वाटर अलग होते जाएगा। फिर उसके बाद उसको हम लोग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ उसमें मिनरल्स मिला के उसका यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो सी वाटर में से वाटर को निकाला जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं डीसैलिनेशन। सॉल्ट को अलग कर रहे हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं डीसैलिनेशन। कहाँ से सॉल्ट को अलग कर रहे हैं? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का कहाँ यूज है, कहाँ लार्ज स्केल में यूज हो, इसका क्या एप्लीकेशन है? इट इज़ यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर मोस्टली इन अरब कंट्रीज। ये रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ और ये इसका यूज हुआ। अब हम लोग देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कि क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है को एंड लिएगर। तो को का मतलब होता है साथ में, टुगेदर, और इसका मतलब होता है टू बाइंड। तो जो एक साथ मिलके किसी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका वर्ड का मतलब हुआ, लिटरल मतलब हुआ इसका लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। तो एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लोग केमिस्ट्री के टर्म्स में कैसे समझेंगे, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैसे समझेंगे उसको? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें ये मतलब नहीं होता है कि सॉल्यूट का आइडेंटिटी क्या है, नेचर क्या है, वो एसिडिक है कि वो बेसिक है, कि उसका वेट ज़्यादा है कि उसका वेट कम है, मतलब इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितना है सॉल्यूट पार्टिकल का। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी which depends upon द नंबर, किसके नंबर पे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, या फिर ये भी कह सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, वो ज़्यादा है कि कम है, उस पर जो डिपेंड करता है उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इररिस्पेक्टिव, किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है? इररिस्पेक्टिव टू देयर नेचर, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता या फिर उसके आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो एसिडिक है, बेसिक है या कैसा है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे, पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, या कह लें कि उसके कॉन्सेंट्रेशन के डिपेंड करेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन से वो प्रॉपर्टी होते हैं जो नंबर पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी से जिनका कोई लेना देना नहीं होता है? तो वैसे प्रॉपर्टी हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है, वैसे प्रॉपर्टी में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, वैसे प्रॉपर्टी में आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वैसे प्रॉपर्टी में आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और
एक और होता है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक और होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग नहीं, रिलेटिव लोअरिंग, ये पूरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में हम सॉल्ट मिला दिए, कोई सॉल्ट मिला दिए। तो जब हम कोई सॉल्ट मिला दिए इसमें, तो सॉल्ट के मिलाने के बाद जब इसमें सॉल्ट का पार्टिकल घुल जाएगा, इसमें पूरा घुल जाएगा, कुछ सरफेस पे भी रहेगा जो इसको बाहर निकलने से, लिक्विड को बाहर निकलने से, मतलब वेपर बनने से रोकेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्टली हम लोग तब ऑब्जर्व करते हैं ना, जब किसी सॉल्ट को या मतलब किसी सॉलिड को कह लें लिक्विड में मिलाया जाता है, उसी टाइम हम लोग इस प्रॉपर्टी को मोस्टली डिस्कस करते हैं कि जब कोई सॉलिड को लिक्विड में मिला के जब सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, यूरिया वाटर, ग्लूकोज वाटर, ऐसा जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तभी हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं मोस्टली। तो जैसे वाटर है, ये प्योर वाटर था, इस वाटर में सॉल्ट मिला दिए, तो सॉल्ट और वाटर मिल गया तो सॉल्यूशन बन गया ये। तो क्या होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पहले कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब सॉल्ट मिला देंगे इसका, तो प्योर वाटर का था, लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है 101 डिग्री हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का जो वैल्यू होगा इस सॉल्यूशन में, ऑस्मोटिक प्रेशर अभी देखें क्या होता है, जो प्रेशर बाहर से लगाना पड़ता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो किसका प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लिक्विड का, ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट उसका जो था उससे बढ़ जाएगा, प्योर से ज़्यादा हो जाएगा, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा उसमें, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अगर वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज करता था तो हो सकता है कि -1 डिग्री पे फ्रीज करने लगे या -5 डिग्री पे फ्रीज करने लगे। तो जितना ज़्यादा सॉल्ट मिलाते जाएंगे उस प्रॉपर्टी में उतना ज़्यादा इन्हेंसमेंट दिखेगा। ज़्यादा सॉल्ट मिलाएंगे तो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं। ज़्यादा सॉल्ट मिला देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, और ज़्यादा मिला देंगे तो और ज़्यादा घट जाएगा। वैसे ही वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा। क्यों घट जाता है, क्योंकि सॉल्ट मिला दिए ना, या कोई भी शुगर ही मिला देते हैं या ग्लूकोज ही मिला देते, तो कोई भी सॉलिड मिलाएंगे तो सॉलिड का पार्टिकल उसमें घुलेगा, सरफेस को भी ऑक्यूपाई करेगा। तो सरफेस को जब सॉलिड ऑक्यूपाई कर लेगा तो लिक्विड नहीं ना है कि वो निकल जाएगा बाहर, सॉलिड का पार्टिकल है तो बाहर निकलेगा भी नहीं, और लिक्विड के पार्टिकल को बाहर जाने से भी रोकेगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह तो ऑक्यूपाई कर लिया वो। तो जब सरफेस जो होगा वो लिक्विड के निकलने के लिए कम अवेलेबल होगा, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस इज डिक्रीज्ड टू इवापोरेट द वाटर फॉर द इवापोरेशन ऑफ वाटर और फॉर द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड। तो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस घट जाएगा, कम जगह से निकल पाएगा वो। तो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस को जब वो ऑक्यूपाई कर लेगा तो कम इवापोरेशन होगा, कम वेपराइजेशन होगा, तो यहाँ पे कम वेपर बनेगा और प्रेशर भी कम क्रिएट होगा। तो जितना सॉल्ट मिलाते जाएंगे लोअरिंग वेपर प्रेशर का उतना ही होते जाएगा। तो ये 2 चीज़ घटता है और ये 2 चीज़ बढ़ता है, कब, सॉल्ट को मिलाने के बाद। तो ये हुआ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखें उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।